अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों को सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये महीना जो है वो हमारे लिए खैर आफ़ियत और बख्शिश लेकर आए और हमें इस जो है वबा से, इस मर्ज़ से निजात मिले। हमारे इस वक्त 37 पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी इफ्तार की तैयारी करने गए हैं। चलें, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम कैसे अप्लाई होता है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, जस्ट इन टाइम टीपीएस एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका बेसिक मोटिव तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, बट सप्लाई चेन मैनेजर्स को इन जनरल बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में काम करना पड़ता है। इसकी वजह स्टार्ट होती है सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ काम करने के इंटरेस्ट। अच्छा, सप्लाई चेन पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं? हर वो कैटेगरी, हर वो पार्टनर, हर वो रिलेशनशिप, हर वो एसोसिएशन जो कि सप्लाई चेन मैनेजर अपने फील्ड में, अपने काम में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, एक सप्लाई चेन मैनेजर है जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो प्रोक्योरमेंट में किस किस रिलेशनशिप के साथ वो काम कर रहा होगा? वो काम कर रहा होगा वेंडर पार्टनर रिलेशनशिप में, वो काम कर रहा होगा ट्रांसपोर्टर के साथ, वो काम कर रहा होगा इंटरनल टीम्स के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवोल्यूशन है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स का। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है टू वर्क क्लोजली विथ योर सप्लाई चेन पार्टनर्स विथ हाई प्रायोरिटीज़। ठीक है, प्रायोरिटीज़ आपकी इसके अंदर क्या होती है कि आप सबसे पहले तो उनके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को ड्राइव करते हो, बनाते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उनके साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करते हो अपनी सप्लाई चेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, ये सारा का सारा फंडा, ये सारा का सारा फंडामेंटल किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि सप्लाई चेन पार्टनर्स काम कर रहे हैं वेंडर्स के साथ व्हेन परचेजिंग मैनेजमेंट, इसी तरह के आप एज सप्लाई चेन मैनेजर्स ड्यूरिंग योर कोर्स बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स कायम करते हो फंडिंग के लिए, क्लियरिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी कभार अगर आप आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो, पैकेजिंग के लिए। ठीक है, आप अगर एक अपने प्रोडक्ट को ही देख लो ना, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, सपोज़ आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, तो उस टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितने वेट सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं? एक आपका रॉ मटेरियल सप्लायर होगा, फिर उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर होगा, फिर पैकेजिंग मशीन का सप्लायर होगा, फिर उसमें लेबर होगी, फिर उसकी डिज़ाइनिंग एंड फिनिशिंग होगी, फिर मार्केटिंग के लिए आप डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हो। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करना, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इज़ अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, is a is an ideal case of a third party relationships where you work on value created by third party logistics या value created by third party relationship। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो it start off with like the coordination and the integration in the supply chain. You have two types of
coordination and integration links. One is vertical and second is horizontal. Vertical relationships कहाँ इस्तेमाल करते हो? वर्टिकल रिलेशनशिप्स आप इस्तेमाल करते हो जब आप ट्रेडिशनल लिंक्स में काम करते हो. जैसे हमने सप्लाई चेन को पढ़ा था कि सप्लाई चेन स्टार्ट फ्रॉम सप्लायर्स, then it goes to manufacturer, then it goes to distributor, then it goes to retailer and then it goes to customer. ठीक है, तो अगर इस रिलेशनशिप में आप किसी पॉइंट पे लिंकेज बना रहे हो किसी के भी साथ, सप्लाई मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर या रिटेलर टू कस्टमर, इस लिंकेज को आप वर्टिकल ट्रेडिशनल लिंक कहोगे. और अगर ड्यूरिंग सप्लाई चेन आप इन योर फर्म, इन योर कोर्स कोई ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो कि जिसका आप सर्विस से रिलेट कर रहे हो, वेयर हाउसिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, लॉजिस्टिक सर्विस है, पैकेजिंग सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, तो दीज ऑल फॉल अंडर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स इन योर सप्लाई चेन. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में फ़र्क क्या है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में फर्मनेस ऑफ ड्यूटीज़ का है. एक सप्लायर जो है वो वर्टिकल लिंक में भी हो सकता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर में, और वो हॉरिजॉन्टल लिंक में भी हो सकता है. कैसे? वो सप्लायर है, उसके वो सप्लायर है तो वो अपनी प्रोडक्ट का तो एज मैन्युफैक्चर ट्रीट होगा ना, तो वो मैन्युफैक्चरर भी, वो सप्लायर भी किसी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में हो सकता है विद वेयर हाउसेज, विद ट्रांसपोर्टर्स, विद पैकेजिंग कंपनीज, विद मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं रिलेशनशिप के. किसी ने रेज हैंड किया था? चल, महासिफ जी, महासिफ साहब, वालेकुम अस्सलाम. हॉरिजॉन्टल आप अपने सप्लाई चेन में जब वर्टिकल रिलेशनशिप में नहीं होते तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स में काम कर रहे होते हो. इन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स को अगर आप सिंपल फॉर्म में समझना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बिटवीन, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन यू एंड योर सर्विस प्रोवाइडर. आप जो भी सर्विस किसी और से टेकअप कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग के केस में अगर आप कंपनी ऑपरेटेड वेयर हाउसेस की जगह पब्लिकली अवेलेबल वेयर हाउसेस पे जाते हैं, गवर्नमेंट अवेलेबल वेयर हाउसेस पे जाते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप किसी और थर्ड पार्टी के साथ काम करते हैं, या पैकेजिंग के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ सर्विस के लिए अगर आप किसी और पार्टी को हायर या एक्वायर करते हैं तो आप उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में आ जाते हैं. आप उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बना लेते हैं. ठीक है, अब इन सिनेरियोज में आपके सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों में. ठीक है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द रिलेशनशिप पार्टनरशिप. ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपका वेंडर है, और ख़ास तौर पे वो वेंडर के जो वन टाइम वेंडर है या जिनके साथ आप बहुत कम काम करते हो, वो आपके मसाइल में या आपके कोलेबोरेशन में या आपके इंटीग्रेशन में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा होता. और जो पार्टनर्स आपके साथ स्ट्रेटजिक अलायंस में होते हैं वो आपके साथ फुल कोऑपरेशन एंड कोलेबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दिखा रहे होते हैं. इसकी वजह, सबसे पहली तो इसकी वजह है कि नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप, या यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इंटेंसिटी ऑफ योर रिलेशनशिप. इस इंटेंसिटी ऑफ योर रिलेशनशिप को समझने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रिलेट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, इसको आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप भी कहते हैं, और हमने यहाँ पे इसका नाम वेंडर रिलेशनशिप रखा है. ये सारी वो फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है कि जिसके अंदर आप कोई ख़ास तौर पे
पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते, आप सिर्फ वेंडर एग्रीमेंट करते हो। उनका कोई ख़ास आपके साथ ताल्लुक़ नहीं होता, बस आपने अगर कोई चीज़ मंगवाई, कोई चीज़ कही, उन्होंने कर दी, आपने पैसे दे दिए। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को आर्म्स लेंथ भी कहते हैं, क्योंकि ना उनका आपकी कंपनी में कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट होता है, ना आप उनके साथ कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन बनाते हो। इसकी एग्जांपल, जनरली हम ग्रॉसरीज एंड चीज़ें बाय करने निकलते हैं, तो सपोज़ आप किसी सुपर स्टोर जाते हो। सुपर स्टोर में आप अपना सामान ख़रीदते हैं, काउंटर पे आते हैं, काउंटर पे सामान रखते हैं, वो आपका चेक इन बनाता है, आप पे करते हैं, दैट्स इट। इसका आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है नहीं चल रहा, आप चाहते हो कि आपको कुछ मंथ्स का पे मतलब कुछ दिनों का उधार मिल जाए, इसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दे आर बेसिकली अ प्योर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप्स को हम आर्म्स लेंथ भी कहते हैं। इसके अंदर वेंडर सप्लायर के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई भी चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। इसके बाद आप जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप थर्ड पार्टी में बना रहे होते हो, उसका पहला एंड बेसिक फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। अच्छा, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप को हम समझते वक्त ये बात समझ लें कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन बनाना ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप सम वॉट विन विन सिचुएशन ही होता है। आप किसी पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करते हो और उस कोलैबोरेशन से आप दोनों को वक्ती थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो रहा होता है। इसके अंदर लॉस का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। पहले वाले में तो बिल्कुल ही विन विन का भी कोई पार्ट नहीं होता। वेंडर जिए हमारे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो या हमारे वेंडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। दोनों को इस रिलेशनशिप से फ़ायदा हो रहा होता है और दोनों इस रिलेशनशिप से कोई ना कोई मतलब बेनिफिट लेके जा रहे होते हैं। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बनाते हो, उसको कोलैबोरेटिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल, आप एक सप्लाई चेन मैनेजर थे जो कि ट्रांसपोर्टर को कंटिन्यू यूज़ करते थे। वो ट्रांसपोर्टर आपके लिए सामान पिक भी कर रहा था, आपका सामान ऑफलोड भी कर रहा था, और आप दोनों ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में थे। जब आपको ज़रूरत पड़ती थी आप उसको बुला लेते थे, वो आ जाता था। फिर आपने क्या कहा कि मतलब आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ कर रहे थे ड्यूरिंग दिस वर्क। फिर आपने उस ट्रांसपोर्टर को बैठा के कहा कि आप मुझे रेट्स फिक्स कर दो, मैं आपको इतने इतने लाख का काम महीने में दिया करूँगा। अगर ऐसा आपने एग्रीमेंट अपने ट्रांसपोर्टर के साथ कर लिया तो आप बेसिकली अपने ट्रांसपोर्ट के साथ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में आ गए। अब आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल उसके लिए प्रायोरिटी होगी, वो आपकी कॉल पे ज़रूर आएगा और आपको उससे हर मर्तबा नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेट्स ऑलरेडी प्री बार्गेंड होंगे एंड उन्हीं रेट्स पे वो आपके लिए काम करता रहेगा। ऐसा रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव सप्लाई चेन में कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप सप्लाई चेन के अंदर, when you are working with a third party, it's known as strategic alliance, strategic partnership. जी अमर, वालेकुम अस्सलाम। विन विन सिचुएशन बना के मार्केट की जो चेंजेस है ना, उसको दोनों में से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। पहली बात ये समझें कि अगर सपोज़ आपने एक ट्रक प्रोवाइडिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रखा और मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए, प्राइस चेंज हो गए, तो वो आपके सामने आके बैठ जाएगा और आपको कहेगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें, मुझे इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा। या आप उसके साथ एक शॉर्ट टर्म, जो हम जनरली करते हैं ना, कि आप मार्केट प्राइस के ऊपर 20% अपना प्रॉफिट रख लेना, जो भी आपको खर्चा है उसके ऊपर 20% आप अपना प्रॉफिट रख के हमें इनवॉइस कर देना। ऐसा रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव कहलाता है।
कि जिसके अंदर विन विन सिचुएशन बनना ज़रूरी है। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या आप कॉन्ट्रैक्ट को बेसिक ही फ्लेक्सिबल बनाते हो। रेट फिक्स करने के बजाय आप कहते हो कि भाई जितना तेरा खर्चा हो उसके ऊपर तो 20% रख के अपना प्रॉफिट रख के मुझे इन्वॉइस कर दे। तो ऐसा रिलेशनशिप कोलेबोरेटिव बनता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है ना, वो हर दफ़ा विन विन नहीं होता। कई मरतबा लूज लूज होता है, कई मरतबा विन लूज होता है, कई मरतबा लूज विन होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है? आप इसको अगर बेसिक फॉर्म में समझना चाहते हो ना, तो आप समझो कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका ताल्लुक चिकन से है। आपको चिकन की डेली रिक्वायरमेंट है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में आप वेंडर को फ़ोन करते हो, वो चिकन डिलीवर करता है, आप उसको पैसे देते हैं, कहानी ख़त्म। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में आपने एक सप्लायर पकड़ा जो मार्केट से चिकन ख़रीद के आपको दे रहा है। आपने उसको कहा कि आप मुझसे 20% या 15% अपना प्रॉफिट रख के मुझे चिकन सप्लाई कर दिया करो मार्केट रेट के मुताबिक। तो ऐसा रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या बना? आपने कहा कि यार मेरी कंजम्पशन पैटर्न जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सो नाउ आई नीड टू हैव अ सप्लायर हु इज़ ओनली डेडिकेटेड टू मी। तो आपने एक फार्म वाले से बात की जिसका चिकन का अपना फार्म है। आपने उसको कहा कि आपका एक फार्म है, ठीक है, आप एक और फार्म लगाएं जिसके अंदर चिकन उगाएं आप, और चिकन की जितनी भी हैचिंग होगी, मेरी ये XYZ रिक्वायरमेंट है, सपोज 100 टन्स पर मंथ रिक्वायरमेंट है, तो 100 टन्स पर मंथ मैं आपसे परचेज़ करूँगा। बट इसके लिए आप मेरे लिए प्लांट लगाएंगे, आप मुझे A1 क्वालिटी के चिकन देंगे, आप मेरे ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, और आप मेरे अलावा किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसे रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में वेंडर को बहुत बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म में या मिडिल टर्म में वेंडर को बेनिफिट नहीं होता। अगर उस वेंडर की मिसाल लें जिसको हमने सेलेक्ट किया, तो वो पहले इनिशियल कॉस्ट लगाएगा, ज़मीन ख़रीदेगा, लोग रखेगा, फिर चिकन उगाएगा, फिर जाके जब आपको सप्लाई करना शुरू करेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। तो ये 6-8 महीने या 1 साल वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा, जिसका बेनिफिट उसको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कैसे? आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो उसका बिज़नेस ग्रो करेगा। ऐसे पार्टनरशिप्स जिनमें ज़्यादातर वेंडर आपके लिए ही डेवलप हो, या वेंडर अपनी कैपेसिटी को आपके लिए डेडिकेटेडली बढ़ाए, ऐसे रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाते हैं। जी भाई। जी जी। बिल्कुल 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 होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऐसा भी होता है कि आप उस सप्लायर को डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग भी देते हो, आप उस सप्लायर को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज भी देते हो, आप उस सप्लायर को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स भी देते हो, और कभी कभार आप उस सप्लायर को डेवलप करने के लिए अपने बंदे भी देते हो कि यार ये मेरे बंदे आप कुछ 6-8 महीने 1 साल के लिए अपने पास रख लो, और इसको रख आप अपनी जब आपकी जो है वो प्रोडक्शन डेवलप हो जाए तब ये मेरे बंदे मुझे वापस कर देना। हर सूरत स्ट्रेटेजिक अलायंस है। मुदस्सिर का सवाल कि पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक अलायंस की कोई एग्जांपल, तो पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक अलायंस की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो फिलिप मॉरिस एंड लेक्सन टोबैको का कोलैबोरेशन था। लेक्सन टोबैको ने जब फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल को लेक्सन टोबैको बेची, तो अपने लोग भी दिए, अपनी रिसोर्सेज भी दी, अपनी मशीनरीज भी दी, ताकि वो अपने आप को जब तक डेवलप ना कर ले तब तक के लिए। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस ज़रूरी नहीं है सप्लायर वेंडर हो। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि बायर टू बायर, एक ने दूसरे की कंपनी ख़रीदी, और कंपनी बेचने के साथ उसने लोग भी दिए, उसने मशीनरी भी दी, उसने ट्रेनिंग भी दी, उसने डेवलपमेंट भी दी। इसी तरह स्ट्रेटेजिक अलायंस की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे मेरे पास जो है वो है बिग बर्ड की, कि बिग बर्ड ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन हमारे लिए डेवलप किया, हमने और KFC ने उसको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट की गारंटी दी। तो उसने लॉन्ग टर्म सपोर्ट की गारंटी के लिए के बिना पे अपनी प्रोडक्शन मंगवाई, अपनी मशीनरी मंगवाई, अपनी चिकन का फार्म किया, एंड देन आज वो हमें चिकन या बर्ड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी लॉजिस्टिक्स कैरियर कंपनी आपको नज़र आ रही है, वेदर इट इज़ TCL, वेदर इट इज़ लूपर्ड, ये सारी की सारी किसी स्ट्रेटेजिक अलायंस का ही नतीजा है। किसी कंपनी ने इनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस की थी जिसकी बिना पे उन्होंने आज इतना बड़ा सेटअप चलाया है।
तो ये तीन एक्सटर्नल और इंटरनल कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एक्सटर्नल इंटरनल सिर्फ कस्टमर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर रिलेशनशिप्स में किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट आता है, हमें ये देखना है। जब सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है विद देयर इंटेंसिटी, कि मतलब वो रिलेशनशिप्स आर्म लेंथ होगा, वो रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव होगा, या वो रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो होता है ड्यूरेशन। आप अपने सप्लायर के साथ किस लेंथ तक, किस टाइम तक उस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए तैयार हैं। इस इन इसका किस किस चीज़ पे डिपेंड करें। सबसे पहले तो आप वो सप्लायर किस, या वो रिलेशनशिप किस बेस पे फॉर्म कर रहे हैं। आया वो किसी सर्विस के लिए है, यस या नो? आया वो किसी प्रोडक्ट के लिए है, यस या नो? अगर वो किसी प्रोडक्ट के लिए है तो, या वो किसी सर्विस के लिए है, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस आपकी कोर मैन्युफैक्चरिंग है या कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि सपोज आप कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। उसका एक रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, एक पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है। सपोज शॉर्ट टर्म के लिए आपको उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, सपोज रमज़ान के लिए उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है और उसकी पैकेजिंग पे रमज़ान करीम लिखवाना है। अब आपका करंट सप्लायर इस सिचुएशन की मुनासिबत से मना कर दिया, उसने आपको क्या, मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपने एक और सप्लायर को हायर किया जिसने आपको वो रमज़ान करीम की पैकेजिंग बना के दे दी। अब इस वक्त की रिलेशनशिप है ट्रांजैक्शनल, ठीक है। बट आपने हालात के पेश नज़र उसको अपना सप्लायर बना लिया फॉर शॉर्ट टर्म, कि यार तुम मेरे साथ काम करो जब तक मेरा करंट सप्लायर आ नहीं जाता। इस केस में वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन गया कोलैबोरेटिव। और आपने देखा कि इस सप्लायर में पोटेंशियल है, इस सप्लायर के पास जगह नहीं है, इस सप्लायर के पास मशीनरी नहीं है, बट पोटेंशियल बहुत है और ऑनेस्ट है और आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करने के काबिल है। तो आपने उसको फाइनेंस दिया इस बेस पे कि इन पैसों को आप आने वाले ऑर्डर में से एडजस्ट करेंगे। आपने उसको ट्रेनिंग्स दी और आपने उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वादा किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस सप्लायर ने आपके लिए अपनी सारी की सारी जमा पूंजी लगा के मशीनरीज खरीदी और आपके साथ काम करना शुरू किया। अब वो रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है तो चूज़ के आपका रिलेशनशिप कौन से फेज़ में है और कौन से फेज़ में चला जाएगा। इसके बाद आती हैं ऑब्लिगेशंस। आप अब जी तो ये शॉर्ट टर्म हुआ ना, एक सेकंड का, एक मिनट का, एक घंटे का रिलेशनशिप है तो ट्रांजैक्शनल है। आप गए इम्तियाज़ पे सामान ख़रीदा, काउंटर पे गए और पैसे दिए और निकल गए। अब अगली दफ़ा आप गए तो ज़रूरी नहीं है वो बंदा काउंटर पे हो, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म है, आपकी उस पर कोई बाउंड्री नहीं है, आपकी उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी उससे कोई तवक्कात नहीं है, अलावा ये कि वो आपको एक आध थैली एक्स्ट्रा दे दे। अगर कोई तवक्कुआत नहीं है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल है, वो वन टाइम है, वो शॉर्ट टर्म नहीं। टाइम टाइम ज़्यादा लगने की बात नहीं है, बात ये है कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक है। अब आपके पास एक ऑर्डर, मैं आपको उसकी एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ऑर्डर डिलीवरी वाला आया, आपने उससे कुछ खाना मंगवाया, तो वो आया वन टाइम, आपने उसको पैसे दिए, वो चला गया, ये ट्रांजैक्शनल हुआ। अगली मरतबा आया, अगली मरतबा वो सेम बंदा आया, इस मरतबा आपकी सलाम दुआ हो गई, आपने कहा यार अगली दफ़ा ज़रा मैं कॉल करूँ ना तो मेरा ऑर्डर पहले करवा देना। उसने कहा ठीक है सर, आप कॉल कर दीजिएगा, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। यहाँ से आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल से कोलैबोरेटिव में चला गया। क्या अब आपने उसको फ़ोन किया, उसने आपका ऑर्डर को प्रायोरिटी दे दी, आप आए, आपने उसको थोड़ी सी टिप एक्स्ट्रा दे दी और अगले किसी को भी रेफ़र कर दिया कि यार आपने खाना मंगवाना हो ना ज़रा इनसे मंगवा लेना, मैं नंबर देता हूँ, मेरा रेफरेंस देना तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। अब ये रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव हो गया, विन विन हो गया। फिर बात करते हैं ऑब्लिगेशंस की। जितनी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे पे आप ऑब्लिगेशंस रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप होगी।
जब ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने काम ख़त्म किया, आपने सामान ख़रीदा, आपने ऑर्डर पिक किया, आपने करीम से उतर गए, आपकी ऑब्लिगेशन ख़त्म। फिर अगर आपकी कोई चीज़ वहाँ रह गई है, आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, पैसे ज़्यादा चार्ज हो गए, ज़्यादातर केसेस में वो ज़िम्मेदार नहीं होता है। लेकिन कोऑपरेटिव एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप अपने पार्टनर पे ऑब्लिगेशंस बढ़ा देते हो विद टर्म्स ऑफ क्वालिटी, विद टर्म्स ऑफ सर्विस, विद टर्म्स ऑफ प्राइस, विद टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, एवरीथिंग। आप बहुत हद तक उसको निचोड़ते हो, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेशंस बढ़ाने से और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने से आपके रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेबल होती है कि आप ऑब्लिगेशन और रिलेशनशिप किस हद तक बढ़ा सकते हो। ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप पे डिपेंडेबल होता है। फिर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, जितना ज़्यादा इफेक्टिव रिलेशनशिप होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। फिर आप सप्लायर के प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होगे, फिर आप सप्लायर के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होगे, फिर आप सप्लायर के ऑडिट्स कर रहे होगे। तो इन डिफरेंट तरीक़ों से आप अपनी इंटरेक्शन बढ़ाओगे। फिर इसमें फिर कोऑपरेशन, प्लानिंग, गोल्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। अच्छा, बेनिफिट्स एंड बर्डन्स कैसे बढ़ते हैं? मैंने आपको जैसे मुर्गी वाली एग्जांपल दी, तो उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में 6-8 महीने के बाद उसको बेनिफिट होना शुरू हो गया, बट अब वो बहुत ज़्यादा बाउंड है कि मुझे XYZ क्वालिटी मेंटेन करनी है, टाइम मेंटेन करना है, प्राइस मेंटेन करनी है, सर्विस क्वालिटी मेंटेन करनी है, फिर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स पे काम करना है। तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। बहुत सारे सप्लायर्स एक्स्ट्रा बर्डन के लिए तैयार नहीं होते, या इस एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से ही उस रिलेशनशिप में नहीं आते। बट आपको उसको समझाना है कि कैसे आप के साथ इस स्ट्रेटेजिक अलायंस में काम करके लॉन्ग टर्म में मुनाफा ले सकते हैं। इसकी सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप उसको ब्रांड इन्फ्लुएंस करते हो कि आप मेरे ब्रांड के साथ काम करोगे, मेरे ब्रांड आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, वगैरह वगैरह। तो सप्लायर को अट्रैक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपने अगर एक सस्टेनेबल, सबसे पहले तो बात हो रही है सस्टेनेबल की, शॉर्ट टर्म गोल की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म गोल की बात हो रही है। तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपको 6 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होता है। ये 6 स्टेप का प्रोसेस इंश्योर करता है कि किसी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। तो ये 6 स्टेप में पहला स्टेप है टू परफॉर्म स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। आपको सप्लायर का फुल प्रूफ असेसमेंट करना होता है। आपको ये देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहले तो आपने ये सबसे पहले अगर किसी रिलेशनशिप में एंटर होना है ना, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म गोल्स को आप मद्देनज़र रखना है। आपने देखना है कि क्या इस रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म में मैं फ़ायदा दे भी सकूँगा। लारे रप्पे देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। आपको मार्केट को असेस करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को असेस करना होता है कि मुझे वाकई इसकी लॉन्ग टर्म में ज़रूरत है या मैं ट्रांजैक्शनल से ही काम चला सकता हूँ, ठीक है ना। एक एंटरप्रेन्योर है जो घर से काम कर रहा है, तो उसको दिन में 6 डिलीवरीज अगर कस्टमर तक पहुंचानी है, तो वो 6 डिलीवरीज क्या मैं अपने राइडर के साथ कर सकता हूँ, क्या मुझे TCS की ज़रूरत है, या मुझे किसी ऐसी सर्विस की ज़रूरत है कि जिसमें मैं कैश ऑन डिलीवरी भी करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेटेजिक असेसमेंट से ही मिल सकती है। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ मार्केट ऑल्सो। इससे आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। कौन है भाई जी वहाँ से? ओके, तो इस स्ट्रेटेजिक असेसमेंट से आपको सप्लायर की भी मतलब सप्लायर की ज़रूरत है या नहीं ये भी पता चल जाएगा, और आपकी करंट रिक्वायरमेंट एंड करंट नीड्स की क्या रिलेशनशिप बन रही है ये भी पता चल जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट आपको गो हेड देगा कि आप अगले स्टेप पे जाएं या ना जाएं। फिर अगले स्टेप में आप कहते हो कि यू डिसाइड टू फॉर्म अ रिलेशनशिप। आप कहते हो ठीक है, नाउ इट्स टाइम
कि मैं किसी कोलैबोरेटिव या स्ट्रेटेजिक अलायंस में जाऊं विथ माय एक्सटर्नल सप्लायर। सही है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। अच्छा, ये कोर कॉम्पिटेंसीज होंगी और इन कोर कॉम्पिटेंसीज को इवेल्युएट करने के लिए ईदर आप एज अ फर्म भी काम कर सकते हो, मींस आपको सपोज पैकेजिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट की, तो इन पैकेजिंग कराने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन मशीनरी की, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, या तो वो आपको पता हो या आप किसी और थर्ड पार्टी को लेके आओ कि जो वो आपके बिहाफ पे इन 3 या 4 असेसमेंट्स को आपके सप्लायर पे रन करे। ठीक है। तो मतलब कि अगर पैकेजिंग करानी है तो पैकेजिंग की मशीनरी कौन सी है, मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर सर्विस लीड टाइम को कैसे मेंटेन किया जाएगा, सर्विस क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम मर्ज करके ना 3 चीज़ों में डिफाइन करते हैं जिनको हम कोर कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। तो रिलेशनशिप बढ़ाने से पहले आपको ये देखना है कि सामने वाले के पास ये 3 कोर कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं। सबसे पहले तो एक्सपर्टीज़, जो काम आपको करवाना है उसका एक्सपर्ट है या नहीं वो। सही है ना। ऐसा तो नहीं कि वो आपसे काम लेने के बाद इसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट करेगा, ऐसा सप्लायर आपके लिए लॉन्ग टर्म में किसी काम का नहीं होता। फिर दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट हमने पढ़ा था कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी कंपनी की सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के साथ फिट हो। तो आपकी उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के साथ मिक्स हो रही है। मींस कि आपको चाहिए सपोज हर 1 घंटे के बाद 2 रील, तो दिन की आपको 10 रील चाहिए, लेकिन वो तो बैच बनाता है 200 रील्स का, और जब तक 200 रील्स का बैच बन नहीं जाता वो डिलीवरी नहीं स्टार्ट करता। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो वो सप्लायर आपके किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर आपको किसी भी फॉर्म में उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करना है, वो आपका और उसका स्ट्रेटेजिक फिट होना ज़रूरी है। आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ कोलैबोरेट करें। फिर थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एबिलिटी टू इन्वेस्ट। बहुत सारे सप्लायर्स आपके पास आके बैठते हैं, बात करते हैं, आपसे ऑर्डर गेन करने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर गेन होने के बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो आपसे एडवांसेस मांगते हैं या आपके पैसे पे अपने आप को डेवलप करते हैं। ऐसे सप्लायर्स भी लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अपना मसल नहीं होता इन्वेस्ट करने का, और हर नए प्रोडक्ट के साथ, हर नई इनोवेशन के साथ उनके पास इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो नहीं होता। तो इन 3 चीज़ों पे आपको सप्लायर की कोर कॉम्पिटेंसीज इवेल्युएट करनी होती हैं, एंड देन इसके बाद आपका डिसीजन रिलेशनशिप्स का आगे बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एसेट / कॉस्ट एफिशिएंसी। क्योंकि जनरली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो होता है कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट एफिशिएंसी। क्या वो सप्लायर आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंसी ला सकता है, आपकी कस्टमर सर्विस में इन्हेंसमेंट ला सकता है, आपको मार्केटिंग एडवांटेज दे सकता है, या आपको सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ दे सकता है व्हेन इट कम्स फॉर प्रॉफिट। बहुत सारे सप्लायर शुरू में कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन आप उनको एवेल्युएट करते हो, क्या देखते हो कि अगर उनको लॉन्ग टर्म में अपने साथ रखा तो लॉन्ग टर्म में जो ये बेसिकली हेजिंग कर देंगे आपके लिए प्रोडक्ट्स की। लॉन्ग टर्म में बेसिकली आपके लिए प्राइस सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी के लिए ये एक हेजिंग के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, आपके लिए एक हेजिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे सप्लायर्स भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और फैसिलिटेटर्स इसके अंदर ये हैं कि मतलब उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है आप ये समझ लो कि कॉर्पोरेट कॉम्पेटिबिलिटी है ही या नहीं, मतलब वो आपके साथ एज कॉर्पोरेशन, आपके साथ एज कंपनी काम कर सकते हैं, या वो एक लोकल सप्लायर है जिसकी माइंडसेट डेवलप नहीं है और ना डेवलप हो सकता है। एक है माइंडसेट डेवलप ना होना, कि उसका माइंडसेट डेवलप नहीं है टू वर्क अंडर सच सिनेरियो। एक सिनेरियो है कि उसका डेवलप हो ही नहीं सकता। तो आपको ये एसेस करना है कि इधर डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, और इधर डेवलप्ड ही नहीं है ना डेवलप हो सकता है। तो ड्राइवर्स एंड फैसिलिटेटर्स ये हैं कि आप डिसीजन लेते हो रिलेशनशिप में आना या नहीं। फिर आती है बात इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की। ये सिंपल फॉर्म में जैसे आप वेंडर मैनेज करते वक्त 3 वेंडर्स की कोट लेते हो ना, इसी तरह आपको आपके ड्राइवर्स एंड फैसिलिटेटर्स को वेट करना है, और उन वेट की बिना पे आपको इवेल्युएट करना है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को। ठीक है।
आपके ट्रैवल में सपोज सबसे पहला आता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को आप नहीं देखते, आप कहते हो क्या मुझे करंट कॉस्ट जो है ना उसको कम करनी, तो उसके लिए इवेल्युएशन मेट्रिसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि नहीं करंट कॉस्ट भले बेशक हाई हो जाए आई कैन सस्टेन, बट लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो ऐसे सिनेरियोज में आप डिफरेंट सप्लायर्स को अप्रोच करते हो। तो सबसे पहले आपने खुद की सेल्फ असेसमेंट करनी है, फिर आपने कोर कॉम्पिटेंसीज को इवेल्युएट करना है, और फिर उसके बाद अपने ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद इवेल्युएट करना है टू फाइंड द राइट पोटेंशियल पार्टनर फॉर योर रिलेशनशिप। इसके बाद होता है सिलेक्शन ऑफ पार्टनर। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है when you are getting into a third party relationship, because this is the time where you can maximize your buy in। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बाय इन का क्या मतलब है कि आप जब किसी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में आ रहे होते हो तो इनिशियली फर्स्ट हैंड आप जितना ज़्यादा बार्गेन कर लो, जितना ज़्यादा अपनी टर्म्स नेगोशिएट करा लो, जितना ज़्यादा अपने आप को अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करा लो, उतना ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक इंटरव्यूज़, जब आप फाइनल इंटरव्यू में चले जाते हो तो और आपको पता होता है कि आपको ऑलमोस्ट हायर कर लिया है, तो वही टाइम होता है कि आप मैक्सिमम चीज़ों को उसी वक्त नेगोशिएट करा लो। ये नहीं कि जी आप आ जाएं देख लेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो इसी तरह सप्लायर में या पार्टनर सिलेक्शन में आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही होती है ना, वही पॉइंट होता है मैक्सिमाइज बाइन का। एक मरतबा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एक मरतबा कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में आ गए, फिर बहुत सारे टर्म्स आप लॉन्ग टर्म में नहीं मनवा सकते। तो आपको आपके जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ बाइंग है ना, इसकी ट्रिक एंड टेक्निक आनी चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप से क्या शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म गोल्स लेने, ये आप क्लियर होने चाहिए। और इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स को गोल्स को अचीव करने के लिए आप किन किन चीज़ों को मैक्सिमाइज करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हो भाई मुझे सेल टैक्स इनवॉइस देनी है आपने हर दफ़ा, तो आप देखते हो किसका मुझे सेल टैक्स का इम्पैक्ट क्या आता है, और आप एक तरफ देखो कि सेल टैक्स इनवॉइस ना हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर आप किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ आए हो तो आप उसको कहोगे कि यार आप अपने 4 ट्रक्स मेरे पास डेडिकेट करोगे और हर साल एक एक ट्रक ऐड करते जाओगे, ठीक है ना। अब ये उसका काम है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सब कहाँ से आएगा। फिर आप उससे कहोगे कि यार अगर मैं लॉन्ग रूट पे चला गया तो लॉन्ग रूट के लिए आप मुझसे पर किलोमीटर चार्ज करोगे, वगैरह वगैरह। आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम जो बाय इन कर सकते हो वो होता है पॉइंट सिलेक्शन ऑफ पार्टनर के वक्त, साइनिंग के वक्त, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त। इस वक्त आप अपना बाय इन मैक्सिमम कर सकते हो। फिर बात आता है ऑपरेटिंग मॉडल की, कि आप अपने सप्लायर के साथ इनिशियली एंड लॉन्ग टर्म में किस तरीके के ऑपरेटिंग मॉडल पे काम करोगे। आवाज़ सही नहीं आ रही, स्लो फास्ट हो रही है। और किसी को ये प्रॉब्लम है ब्रो आवाज़ की? क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त माइक है। Strategic alliance is a part of strategic decision of an organization. Yes and no also. Short term decision में भी हो सकता है, strategic relationship में भी हो सकता है। जी अमार, किसने हाथ उठाया है? जी भैया, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये कैसे होगा? एक मिनट भाई, ये तो नहीं होना चाहिए। अब अभी इस वक्त ठीक है? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग मॉडल क्या होगा व्हेन यू आर इनटू अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है
तो यस, ये स्ट्रेटेजिक पार्ट पे भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज जनरली स्ट्रेटेजिक पार्ट पे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं करती। मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के वक्त स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में नहीं सोचती। कंपनीज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में तब सोचती हैं व्हेन दे आर फॉर्मिंग ग्रोथ। ठीक है, जब वो ग्रोथ मॉडल पे जा रही होती हैं तब वो अपने आप को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात सोचती हैं। अच्छा, इसकी बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि जो कंपनीज पब्लिक से प्राइवेट होती हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनीज जब प्राइवेट होती हैं तो वो जनरली स्ट्रेटेजिक अलायंस पे ही जा रही होती हैं। मींस वो अपने शेयर्स को कस्टमर में रोल आउट करके, कस्टमर्स को अपना पार्टनर बना के, कस्टमर्स को अपना स्टेक होल्डर बना के लोगों से कैश ले रही होती हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग मॉडल डिसाइड करते हो आप अपने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कि आप उसके साथ किस तरीके का स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग मॉडल बनाना चाहते हो। क्या आप उसको सिर्फ प्लानिंग फेज में इन्वॉल्व रखोगे या जॉइंट ऑपरेटिंग कंट्रोल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने सप्लायर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, सप्लायर को डायरेक्ट भी कर सकते हो, सप्लायर को जो है आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आप ये करें और ये ना करें। कम्युनिकेशन मॉडल होगा, आप उसके साथ इफेक्टिव ये कम्युनिकेशन मॉडल जनरली जीआईटी में यूज़ होता है। जीआईटी के अंदर आप कम्युनिकेशन मॉडल रखते हो कि आप उसके साथ हर किस्म की इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शेयर कर रहे होते हो ताकि वो अवेयर रहे। फिर रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग, ये बड़ा क्लासिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल होता है कि आप सप्लायर को अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड में शेयर कर लेते हो। अच्छा, इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप की एग्जांपल रेंटल मॉडल है। जैसे कि मॉल्स जो होते हैं, जो रेंटल मॉडल मॉल्स बनाते हैं, शॉपिंग मॉल्स, वो ज़्यादातर रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग होता है कि आप अपनी सेल्स का XYZ% हमें देंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स उतनी ज़्यादा परसेंटेज। और कम में थ्रेशोल्ड बहुत नीचे होता है, मीन्स लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे वो थ्रेशोल्ड लगते हैं कि अगर आपकी इससे नीचे सेल हुई, मतलब आप हमारी परसेंटेज इससे नीचे हुई तो हम मिनिमम 2 लाख रुपए लेंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयरिंग मॉडल भी होता है। कभी कभार आप सप्लायर के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो सप्लायर कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप उसको रिस्क रिवॉर्ड शेयर बना लेते हो कि अगर हम डाउन हुए तो आप भी डाउन हो गए, मतलब हम कमाएंगे तो आपको देंगे, हम नहीं कमाएंगे तो आपको नहीं देंगे। फिर ट्रस्ट एंड कमिटमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्कोप ऑफ रिलेशनशिप में। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग बड़ा केयरफुल होता है, क्योंकि अगर आप एक ग्रोइंग कंपनी हो और आपने रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग किसी सप्लायर के साथ लगा दी और आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर गए ना, तो आप एक बहुत बड़ा चंक अपना सप्लायर को देने लग जाते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में फीजिबल नहीं होता। फिर आता है स्टेप 6, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब आपकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो गई हैं आपके सप्लायर पे, आपने उसके साथ डिस्कशन कर ली, कोलैबोरेशन कर ली, आपने अपनी ऑडिट्स कर ली, आप सेटिस्फाई हो गए 100%। नाउ यू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर रिलेशनशिप्स कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो। एंड देन यू गो फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर आप अपनी कंपनी के जिस तरीके से डिमांड चेंजेस हो रही होती हैं, जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, वैसे ही आप सप्लायर को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के मॉडल के साथ अपने साथ रिलेशनशिप में ले आते हो। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का ओवरव्यू ये हुआ कि जिन कंपनीज या जिन सप्लाई चेन्स का अपने रिलेशनशिप्स की एक्सटेंशन पे काम चल रहा होता है, वो अपने ज़्यादातर फंक्शंस को आउटसोर्स करने या ज़्यादातर फंक्शंस के साथ थर्ड पार्टी क्लाइंटल रिलेशनशिप बनाने के लिए काम कर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज को सप्लाई चेन पार्टनर्स या फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में उनके साथ एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में काम करें। ठीक है, थर्ड पार्टी कहते ही इसको, क्योंकि फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी हमने 1PL एंड 2PL समझते हुए क्या समझा था कि 1PL का मतलब सारा काम आप खुद करो, एंड सेकंड PL का मतलब अपने किसी काम के लिए आप शॉर्ट टर्म में किसी को हायर करो और वो आपका काम करे। बट थर्ड पार्टी क्या है कि वो आपके लिए वेयर हाउसिंग भी कर रहा है, वो आपके लिए पैकेजिंग भी कर रहा है, वो आपके लिए लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स आपका थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव देख रहा है, वो आपको मार्केट से भी अवेयर कर रहा है, वो आपको मुश्किलों से भी निकाल रहा है, वो आपके साथ हर तरीके से काम कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉडल है।
इसको आप लोगों के लिए समझने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑपरेशन मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली आप सप्लाई चेन वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे पहले देखते हो कि कस्टमर की वैल्यू क्या है मेरे प्रोडक्ट की, फिर उसकी प्रोसेस मैपिंग करते हो। मींस आप उसको प्रोसेस के अंदर चेंजेस लाके कैसे जो है उसको मतलब एडिशन कर सकते हो, और दूसरे उसके साथ ही आप उसके अंदर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल लगाते हो। ये आपने लीन सिक्स सिग्मा अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये आपके एरर्स आपको बताते हैं। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट होती है, मीन्स एक रोटेटिंग हो रही होती है, बेंचमार्किंग करते हो इसके अंदर आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरी कंपनीज में विद इन योर सेक्टर एंड आउटसाइड योर सेक्टर, एंड देन यू गो फॉर प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपके बिल्कुल सिर्फ लर्निंग के लिए आपके लिए रखा है। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है वो कंपनी के लॉजिस्टिकल फंक्शंस को आउटसोर्स करने का नाम है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में काम करते हो। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को हम कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स या आउटसोर्सिंग का नाम भी देते हैं। आउटसोर्सिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है थर्ड पार्टी से, बट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में आप ये चार फंक्शंस को जनरली काम कर रहे होते हो। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या 3PL प्रोवाइडर्स क्या क्या काम कर रहे होते हैं? सबसे पहला तो और सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड मॉडल बना रहे होते हैं, या वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल बना रहे होते हैं, फॉरवर्डर बेस्ड मॉडल बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल बेस्ड या इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अब ये क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर वो है ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड, कि कंपनीज आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल या लॉजिस्टिक्स मॉडल बना के देती हैं। इसमें दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है लेवरेज 3PLs, एक होती है नॉन लेवरेज 3PLs। लेवरेज 3PLs वो होती हैं कि जिनको आप अलाउ करते हो कि वो एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स किसी और के व्हीकल्स यूज़ करके आपका सामान, आपका काम कर दें, ठीक है। लेवरेज 3PLs वो होते हैं कि जो किसी और के व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, और नॉन लेवरेज 3PLs वो होते हैं जो स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं अपने ही ब्रांडेड, अपने ही मार्क कंटेनर्स यूज़ करने के लिए। अच्छा, ये लेवरेज एंड नॉन लेवरेज 3PLs का चक्कर क्या? तो आपने देखा होगा कि कुछ ऑयल कंटेनर्स होते हैं जिन पे टोटल, पार्को, PSO मार्क होता है, कुछ होते हैं जिन पे कुछ मार्क नहीं होता बट लिखा होता है खबरदार इसके अंदर ऑयल है, आतिशगीर मादा है, दूर है। तो लेवरेज 3PLs बाउंड होते हैं कि उसी कंपनी का ऑयल ले जाने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर उस पर टोटल पार्को लिखा हुआ है ना तो वो PSO का ऑयल नहीं ले जा सकता, और वो PSO का ब्रांडेड है ना तो वो टोटल पार्को का ऑयल नहीं ले जा सकता। होता वो 3PL है, बट वो बाउंड होता है किसी एक कंपनी के साथ काम करने के लिए और अपने ही एसिड यूज़ करने के लिए। लेकिन ये होता है नॉन लेवरेज। और लेवरेज 3PL वो होता है कि आप उसको बाउंड नहीं करते, वो अनब्रांडेड या किसी भी अदर कंपनी की कार यूज़ करके काम कर सकता है। ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड हैजर्ड्स को कवर करने के लिए भी यूज़ होता है। दूसरा, कंपनी अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को, अपनी प्रोडक्ट की एसेंस को बचाने के लिए भी ये यूज़ करती है। अगर आप टोटल का कंटेनर मूव होते हुए देखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ यार, टोटल नाम की भी कोई कंपनी है जो कि ऑयल प्रोवाइड करती है, या आप हफको की या पार्को की किसी कंटेनर को मूव होते हुए देखेंगे तो एक तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है, दूसरा कंपनी की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फिर वो व्हीकल्स ऑडिट होते हैं, उन व्हीकल की टेस्टिंग होती है, फिर उनके शेल्स की टेस्ट होती है, हर मरतबा डिप टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं उन व्हीकल्स के टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द प्रोडक्ट एंड फॉर द कस्टमर। फिर होता है वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस, जिसके अंदर 3PL आपको वेयर हाउसेस, आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको प्रोडक्ट की सारी वो सर्विसेज जो लॉजिस्टिक्स में काम कर रही हैं वो दे रहा होता है। जी अमर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको आपके घर का सामान मूव करना है, ठीक है, और आप मतलब आप एक कंपनी हो और आपको सामान मूव करना है। एक है लीवरेज, जिसको आपने अलाउ किया हुआ है कि भाई तू किसी की भी गाड़ी लेके आ, जिम्मेदारी तेरी होगी बट गाड़ी किसी की भी लेके आ और मेरा सामान मूव हो। और नॉन लीवरेज में आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो गाड़ियाँ आपकी हायर्ड हैं या आपकी एक्वायर्ड हैं उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें
नहीं फिर आप ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे अगर नॉन लीवरेज लिख दिया ना, तो फिर वो बाउंड है कि वो आपको गाड़ी भी देगा और वही गाड़ी देगा जो आपके पास हायर है। फिर वो उन कस्टमर्स के साथ जिसके साथ उसका लीवरेज एग्रीमेंट है ना, उनको अपनी गाड़ियाँ नहीं दे रहा होता, उनको किसी और से हायर करके दे रहा होता। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो बताई ना, कि आप लीवरेज कर, अगर आप उसको नॉन लीवरेज कर रहे हो तो वो अपनी गाड़ियों पे बाउंड है सेफ्टी सिक्योरिटी का। अगर आप नॉन लीवरेज कर रहे हो, वो कोई भी गाड़ी लेके आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसका इंश्योरेंस, फिर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस, क्योंकि अक्सर नॉन लीवरेज गाड़ियों पे लीवरेज गाड़ियों पे जो है वो इंश्योरेंस नहीं मिलता। ठीक है ना, आपकी गाड़ी मतलब वो ट्रांसपोर्टर लेके गया, एक्सीडेंट हो गया, वो वो गाड़ी टेस्टेड नहीं थी, उसका एक्सेल टूट गया वगैरह वगैरह, तो इंश्योरेंस के क्लेम्स में बहुत इशू आता है। तो कंपनीज ज़्यादातर नॉन लीवरेज कॉन्ट्रैक्ट ही बनाती हैं कि यार, और बड़ी कंपनीज होती हैं जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रही होती है, वो नॉन लीवरेज। इसी तरह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में आपको वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल भी होता है, कि जिसके अंदर वो आपको ना सिर्फ के ट्रांसपोर्टेशन बल्कि वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो आपके प्रोडक्ट को टेम्प्रेरी स्टोरेज देने के, टेम्प्रेरी स्टोरेज के बाद आपके कस्टमर तक पहुंचाने के बाउंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है फॉरवर्डर बेस। इसको जनरली हम मिडिल मैन कहते हैं फॉरवर्डिंग रोल का, कि आप ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आते हो कि जो आपके फॉरवर्डर्स होते हैं वो एक मुल्क से आपका सामान उठाने, फिर उसको पाकिस्तान लाने और इसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाउंड होते हैं। ऐसे सप्लायर्स लॉन्ग टर्म में भी काम कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म के पे, लेकिन ये जो सप्लायर्स होते हैं ना, ये नॉन एसेट ओनर्स होते हैं। इनके पास ज़्यादातर एसेट ओनर्स नहीं होते, ये नॉन एसेट ओनर्स होते हैं। और ये आपका ऑर्डर जनरली किसी और पार्टी से ही पूरा कर रहे होते हैं, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी मतलब आप उनको जब चूज़ करते हो तो वो आपके सारे प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और आपके सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे होते हैं। फिर आपने सिर्फ उनको लिंक करना होता है अपने सप्लायर के फॉरवर्डर के साथ। फिर सारी जो हमने एलसी के फॉर्मेट में पढ़ा था, तो हमने देखा था ना कि दो बैंक्स आपस में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे केस में, हमारे थर्ड पार्टी के केस में, ये दो फॉरवर्डर आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर कब कंटेनर पहुंचाना है, कितने बजे उठेगा, कौन से वेसल में आएगा, बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, ये सारी फिर फॉरवर्डर की जिम्मेदारी हो जाती है। इसी तरह कुछ सप्लायर्स आपके लिए फाइनेंशियल बेस्ड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि आपके फ्रेट की पेमेंट कर रहे होते हैं, ऑडिट्स करवा रहे होते हैं, आपके कंट्रोल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बुकिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इस दौरान सारा जो कॉस्ट लग रहा है, सारी जो ये जनरली जो है वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपको बहुत कम कॉस्ट पे मार्केट से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैक्ड अप बाय ह्यूज बैंक्स या समटाइम्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कि जो फाइनेंशियल बेस्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सम टाइम्स जब आप सप्लायर्स सेलेक्ट कर लेते हो तो सप्लायर्स को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, और वो इंपोर्ट कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन आपको पता है कि सामने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ इंपोर्ट करनी है जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी 100 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन आपको पता है कि सामने ही मेरे पास 2000 मतलब 200 करोड़ के ऑर्डर खड़े हैं, लेकिन ये 100 करोड़ अभी मेरे पास नहीं है। तो ऐसे फाइनेंशियल बेस्ड प्रोवाइडर्स आपके लिए आपकी फ्रेट पेमेंट, आपकी जो है ऑडिटिंग कॉस्ट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके अगेंस्ट वो आपसे छोटी सी सर्विस फी चार्ज करते हैं। जब सामान आपका आ जाता है, आप उसको रिलीज़ करा के अपना काम कर लेते हैं, एंड देन इन लॉन्ग टर्म आप उनको पेमेंट भी कर देते हैं। और आखिरी होते हैं इंफॉर्मेशन बेस। ये वो कंपनीज होती हैं कि जो इंफॉर्मेशन को सेल करती हैं अपने कस्टमर्स को एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अगर बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई टर्म होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रेडिट कार्ड डेटा है, फॉर एग्जांपल, वो एक या दो कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स को ये क्रेडिट कार्ड डेटा ऑन कॉस्ट प्रोवाइड करती है। मीन्स बैंक्स उनको पैसे देते हैं क्रेडिट कार्ड ओनर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, और जब वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो वो डेटा कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे प्रोवाइडर्स जो कि इंफॉर्मेशन को
कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़, ऐसे प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड थर्ड पार्टीज़ कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि ओपनली अवेलेबल नहीं। ठीक है, गूगल से, फेसबुक से, क्लिक से, क्लिक मार्केटिंग से, ये जो आप देख रहे हैं ना ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कमाएं, ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड सप्लायर्स हैं कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए लोगों को हायर करते हैं और उसके पैसे देते हैं। तो ऐसे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं कि जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, सपोज़ आप एक कंपनी हो कि जिसको पूरी दुनिया में सप्लायर्स का डेटा चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। अभी तो अलीबाबा है और अलीबाबा आपको काफ़ी हद तक लेकिन वो कितने रिलायबल सप्लायर्स है कितने नहीं, ये आपको नहीं पता। तो सप्लायर्स की रिलायबिलिटी, सप्लायर्स की क्रेडिबिलिटी डेटा, उनके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का डेटा, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड पार्टी ऑडिट फर्म्स, थर्ड पार्टी ऐसी कंपनीज के जिनके पास ऑथेंटिक एंड नेगोशिएटेड डेटा होता है, वो कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंपनीज आपके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड थर्ड पार्टी होती है। फिर हम बात करते हैं आपके आज के आखिरी टॉपिक की, जो कि 4PL है। 4PL मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया था। इस फिगर से, ये क्लासिक फिगर है 4PL को समझाने की, कि 70 से 80s तक इंसोर्सिंग हुई। इंसोर्सिंग में क्लाइंट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और क्लाइंट के अंदर ही इंटरनल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन हुआ करता था। टू बिग टू फेल कंपनीज हुआ करती थी जिनका अपना इंटरनल लॉजिस्टिक्स होता था। फिर 80s से 90s तक हमने 3PL को इवॉल्व होते हुए देखा कि क्लाइंट छोटे होते गए और 3PL प्रोवाइडर्स बड़े होते गए, और 3PL प्रोवाइडर्स बेसिकली अपनी सर्विसेज लेस कॉस्ट में एंड हाई रिस्क में कंपनीज को प्रोवाइड करते थे। फिर आया 4PL का दौर। 4PL में बेसिकली क्लाइंट 4PL को रिक्वेस्ट कर देता और 4PL उसके मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कहीं 3PL को, कहीं IT प्रोवाइडर्स को, कहीं 1PL को, कहीं 2PL को, मतलब क्लाइंट के लिए 4PL डिज़ाइन करता था स्ट्रेटजी, और डिज़ाइन करता है स्ट्रेटजी, कहाँ पे आप 3PL के साथ काम करेंगे, कहाँ पे आप सेकंड पार्टी के साथ काम करेंगे और कहाँ पे आप फर्स्ट पार्टी के साथ काम करेंगे। तो आपको फर्दर कॉस्ट रिडक्शन मिली और हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिली अपने प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने की। तो ये था बेसिकली आपका 3PL कैपेबिलिटी मॉडल। अब आप मुझे कुछ सवाल है तो पूछ लें, क्लास का टाइम ओवर हो गया है। जी मोइन अहमद साहब, मोइन अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। 4PL में यस, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा होता, बाकी सारे काम 4PL प्रोवाइडर करता है। उसके लिए वो प्रोड्यूस करके अपने वेयर हाउस में रख देता है, बाकी सारे काम कहाँ से उठेगा, कितने बजे जाएगा, कितने बजे आएगा, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, सब 4PL कर रहा है। नहीं, इन्फॉर्मेशन बेस में जो ये मैंने आपको जैसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दी ना, तो आप जाते हैं और आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में। अब वो कंपनी वो डेटा सेल करती है, ठीक है। आपने सपोज आप गए और आपने MCB की मशीन पे कार्ड स्वैप किया, तो MCB के पास जब डेटा आया ना, तो MCB वो डेटा थर्ड पार्टी को सेल करती है और फिर थर्ड पार्टी कोलैबोरेट करके बड़ी बैंक्स को सेल करता है। जो MCB की मशीन है ना, ये मशीन MCB की है, लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये तो कोई और कंपनी दे रही है ना। तो जो कंपनी वो सर्विस दे रही होती है ना, वो कंपनी डेटा सेल करती है और ये बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग कंपनीज उस डेटा को ख़रीदती हैं, अपने पास एक्वायर करती हैं, फिर उसको मर्ज करती हैं साइकोग्राफिक्स के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, फिर सीजन्स के हिसाब से, और फिर एक बड़े फॉर्मेट में, बड़ी रिपोर्ट में इसको आगे सेल करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं। जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बड़े। जी बिलाल, वालेकुम अस्सलाम।
3PL का और 4PL का मेजर डिफरेंस ये होता है कि 3PL को आप एक्वायर करते हो, ठीक है ना, आप चूज़ करते हो 3PL को और फिर 3PL के साथ काम करना शुरू कर दो। लेकिन जब आप 3PL के साथ काम करो ना, तो फिर आप बाउंड हो जाते हो 3PL के साथ ही काम करने के लिए। आपको लगता है कि कभी कभार आप कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हो 1PL एंड 2PL के साथ, लेकिन चूंकि आपके पास मसल नहीं होता, चूंकि आपके पास कैलकुलेशन नहीं होती और चूंकि आपके पास मार्केट की रीच नहीं होती, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हार जाते हो। लेकिन जो 4PL है ना, उसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, 4PL का ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर से भी। आप सपोज़ आपको कोई प्रोडक्ट सऊदी अरब से उठानी है, तो सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब में कौन सा 3PL आपके लिए सूटेबल होगा, इसको चूज़ करना आपके लिए मुश्किल होता है। बट 4PL प्रोवाइडर आपके लिए वहाँ काम कर रहा होता है कि कहाँ आपने 3PL को यूज़ करना है, कहाँ आपने खुद परचेज करना है। इसकी एक और क्लासिक एग्जांपल जो है वो आपके ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स हैं। कुछ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर ऐसे हैं कि जो खुद टिकट्स खरीदते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर ऐसे जिन्होंने सर्विसेज हायर किए हुए हैं कि जो उनके बिहाफ पे टिकट्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनके बिहाफ पे, उनके अमाउंट पे कुछ टिकट्स खरीद भी ली जाती हैं, कुछ टिकट्स बेच भी दी जाती हैं, उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहता है। तो ऐसे सिनेरियो में वो 4PL हो जाएगा कि जो आपके लिए डिसाइड कर रहा हो कि कहाँ 3PL में जाना है, कहाँ 2PL में जाना है। अब सपोज आपको सऊदीया से पिक करना है, तो सऊदीया की जो भी शिपिंग कंपनी है उसके साथ ये कोलैबोरेट करेगा और डिसाइड करेगा कि हाँ यार, यहाँ पे हमने खुद सामान उठाना है या हमने यहाँ भी किसी 3PL के साथ काम करना है। 3PL हमें सर्विस दे रहा होता है। थैंक यू सो मच क्लास। अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी।